चलो स्टार्ट करते अपन। साइंस के अंदर हमारा आज से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिजिक्स कंप्लीट करवा दिए तुम लोगों को, और आज जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कौन सा? बायोलॉजी। इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, 2022 तक रेलवे के पेपर के अकॉर्डिंग और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सब्जेक्ट था इसमें से मेनली क्वेश्चंस हमारे आते थे। अभी के टाइम एसएससी में इसका वेटेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है अपने को। लास्ट 2 ईयर से एसएससी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन है ना वो ज़्यादा पूछा है, बट अपन बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे का कोई सा भी पेपर हो उसमें बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे गए हैं। और मैं हमेशा से एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को कि जहाँ पर साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है रेलवे एग्जामिनेशन में, याद रखना वहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ मिलेगा तुम्हें। पेपर बहुत टफ मिलेगा, आसान नहीं होती है चीज़ें, क्योंकि 25 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है तुम्हें आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में, और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस तुम्हें एनटीपीसी एग्जामिनेशन के अंदर इस बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 सेक्शन के अंदर इस पूरे के पूरे बायोलॉजी सब्जेक्ट को अपन ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले आज बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। बीच में किसी भी बच्चे की आवाज़ या घुसर पुसर होती हुई मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बड़े प्रेम से समझा दिया मैंने तुम लोगों को। अगर किसी ने कोई हरकत करी हो और अगर मेरी नज़र पड़ गई ना तो चुपचाप उठ के बाहर निकल जाना। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में जीव विज्ञान। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीव की। आखिरकार ऑर्गन जीव कहते किसे हैं? एक ऐसा प्राणी जो या तो सांस ले सके या सांस छोड़ सके, जो या तो ब्रीथ ले सके या ब्रीथ को बाहर छोड़ सके, उसको क्या कहते हैं अपन? ऑर्गन यानी जीव। अब मुझे एक चीज़ बता दो, जीव है वो 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। एक होता है अपने पास लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव कौन होते हैं? वो प्राणी या वो जंतु या वो व्यक्ति जो सांस ले सकते हैं या सांस छोड़ सकते हैं। हम ह्यूमन हैं, मानव है, हम बड़ी आसानी से सांस को अंदर ले सकते हैं और सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। तो बताओ क्या हमारे अंदर लाइफ चल रही है? क्या हमारे अंदर जीवन चल रहा है? क्या तो हम लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे? लिविंग के अंदर आएंगे। मुझे बताओ ये पेन, क्या ये पेन सांस ले सकता है? क्या ये सांस छोड़ सकता है? क्या ये कपड़े, क्या ये शूज़, क्या ये चेयर, क्या ये बेंच, क्या ये बोर्ड, क्या ये दीवारें, क्या ये सांस ले सकती है? क्या नहीं ले सकती। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएगी? नॉन लिविंग के अंदर। तो इन्हीं सारे जीवों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही बोला गया है क्या? बायोलॉजी। यस या नो? तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। किसके जीवन का अध्ययन करेंगे हम लोग? जीवों के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक टर्म है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। आज तुम लोग कहीं पर भी जाते हो, किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, वहाँ जाते ही हम लोगों से क्या हमारे बायोडेटा पूछे जाते हैं? क्या कि बेटा नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, कहाँ से आए हो, गोत्र क्या है, करते क्या हो, ये सारी की सारी चीज़ें अपने से पूछी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। क्या तो बायो का मतलब ही क्या होता है? लाइफ यानी जीवन। लॉजी एक रूट वर्ड है इंग्लिश का, और इंग्लिश के अंदर तुम लोग जब वोकेब पढ़ते हो एसएससी वाले, तो वहाँ लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या मतलब होता है? टू स्टडी यानी का अध्ययन। तो मुझे बताओ इस पूरे के पूरे जीव विज्ञान का मतलब ही क्या निकल के आता है? जीवन का अध्ययन करना। टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बताओ इतनी चीज़ समझ में आती है क्या? यस या नो? फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहले ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। कितने ब्रांच में डिवाइड किया है? 2 ब्रांच के अंदर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, एक अपने पास बॉटनी और एक अपने पास
जूलॉजी, इसको बोलते हैं अपन जंतु विज्ञान, और इसको बोलते हैं अपन पादप या वनस्पति विज्ञान। बताओ कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया इसको? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, एक बॉटनी के अंदर और एक जूलॉजी के अंदर। अब हम लोग जानेंगे कि बॉटनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया गया है और जूलॉजी के अंदर कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया है। मुझे बताओ पादप का मतलब क्या? प्लांट्स होता है क्या? पेड़ पौधे। वनस्पति भी वही होती है अपने पास, फूल पेड़ पौधे, ये सारी की सारी वेजिटेशन के अंदर ही आती है, प्लांट्स के अंदर ही आती है। तो एक ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस पूरी की पूरी ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है? बॉटनी के नाम से जाना जाता है। बताओ क्लियर है क्या? फिर हम लोग बात करते हैं जू। जू का मतलब हम लोग जाते हैं भाई जू के अंदर देखने, क्या वहाँ पर हमें सारे के सारे जीव जंतु ही नजर आते हैं क्या? तो जू का मतलब ही क्या होता है? जंतु। तो एक ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या नाम दिया है? जूलॉजी नाम दिया है। मुझे बताओ हम लोग ह्यूमन हैं, क्या हम लोग बॉटनी के अंदर आते हैं या जूलॉजी के अंदर आते हैं? जूलॉजी के अंदर आते हैं। अरे मानव भी तो एक प्रकार का जंतु ही है। बचपन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कन्या के मुंह से सुना होगा जानवर कहीं का, तो वो भी हमें क्या समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग कौन सी ब्रांच में आते हैं? जूलॉजी के अंदर आते हैं, यानी जंतु विज्ञान के अंदर आते हैं। चलो ठीक है, डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली कि जो जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे उसको जंतु विज्ञान कहेंगे, और जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करेंगे उसको बॉटनी कहेंगे। अब आखिरकार हम लोग बात करते हैं इनके फादर की, कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, और हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो याद रखना, एक व्यक्ति था जर्मन रसायनज्ञ, जर्मन केमिस्ट्रिएट, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस। और इस ट्रेविरेनस को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पादप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ट्रेविरेनस। देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा मेडिकल साइंस से रिलेट करता है, टर्म्स वर्ड है वो बहुत तुम्हें अजीबोगरीब देखने को मिलेगी, बट रिमेंबर वन थिंग, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल हो। इसको बार बार अगर तुम लोग 5-7 बार अगर बोलने की कोशिश करोगे तो ये चीज़, ये वर्ड है वो फ्लो के अंदर आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, नाम को देखकर बताओ फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है अपने पास? ट्रेविरेनस। वही अपन बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी की, तो फादर ऑफ जूलॉजी अपने पास एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। यस या नो? फिर अपन बात करते हैं कि चलो ठीक है सर, बायोलॉजी थी, 2 ब्रांच के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, दोनों के अलग अलग अपन ने फादर कंसिडर कर लिए। तो मुझे बताओ, जब मुझे बायोलॉजी अगर कंसिडर करनी होगी तो इन दोनों को मिलाऊंगा तभी तो एक सब्जेक्ट बनेगा ना मेरे पास, कौन सा? बायोलॉजी। तो अगर अपने से पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, भाई ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे अपन? यस या नो? तो याद रखना, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो भी कौन है अपने पास? एरिस्टोटल, अरस्तु। अब कंफ्यूजन होगा कि सर कब अरस्तु जूलॉजी के अंदर याद करे, कब बायोलॉजी के अंदर याद करे, या बॉटनी के अंदर याद करे। तो सिंपल सा एक ही लॉजिक है इस पूरे के पूरे डाउट को दूर करने का। मुझे बताओ क्या यहाँ पर भी लास्ट में लॉजी नज़र आ रहा है क्या? और यहाँ पर भी लास्ट में लॉजी नज़र आ रहा है क्या? तो जिस टर्म के बाद में अगर लॉजी नज़र आए उसके फादर कौन हो जाएंगे? एरिस्टोटल। बताओ क्या बॉटनी में कहीं पे लॉजी नज़र आ रहा है क्या? तो फिर बचा है बॉटनी का फादर, वो कौन हो जाएगा अपने पास? ट्रेविरेनस हो जाएगा। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आती है क्या? तो जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। कितनी ब्रांच बताइए टोटल? 2, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएगा? ट्रेविरेनस। जूलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गन्स के लिए, या अपन बात करते हैं तो एनिमल्स के बारे में, इनके बारे में स्टडी करते हैं। वो पूरी की पूरी ब्रांच कौन सी होगी अपने पास? जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल यानी अरस्तु। फिर अपन बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी की, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है अपने पास?
एरिस्टोटल यानी अरस्तु। क्लियर है इतनी बात? लिखो सबसे पहले हेडिंग लिख लो यहां से, बायोलॉजी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक भाषा का शब्द है जीव विज्ञान। लिखा क्या? फिर आगे लिखो टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। दो ब्रांच बना लो, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। इसमें लाइन लिख लेना, वनस्पतियों का अध्ययन करना। वनस्पतियों का अध्ययन, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। और इधर लिख लेना जंतुओं का अध्ययन करना। दोनों के फादर लिखोगे और फिर एक कंबाइंड फादर भी लिखोगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, वो भी हो जाएगा एरिस्टोटल, अरस्तु। बताओ लिख लिया क्या? सबसे पहले हेडिंग लिख लो जूलॉजी। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? जूलॉजी से। जूलॉजी सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में से। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे? जूलॉजी से। बॉटनी बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट और बहुत ही लिमिटेड अपने पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के अंदर। किसको लेकर? बॉटनी को। एक दो टॉपिक है वहीं से तुम्हें ज़्यादातर बॉटनी में से 90-95% क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जूलॉजी। इस पूरे के पूरे जूलॉजी के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे देखो जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स बहुत सारे हैं अपने पास, बट अपने को जो सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर करवाया गया और बचपन से लेकर अब तक अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव के बारे में। क्या कभी तुमने कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े इनके बारे में या इनके पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो हमारा जो मेजर जो अपने पास कंसंट्रेशन रहने वाला है वो किसके ऊपर रहेगा? पूरे के पूरे ह्यूमन सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन सिस्टम का मतलब है कि एक मनुष्य
उस मनुष्य का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे मनुष्य का जन्म होता है, जन्म का क्या प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर के बाद में मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, उस एक मनुष्य का जो शरीर का निर्माण होता है उसके अंदर कितने सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम कैसे कैसे वर्क करेंगे, कैसे कैसे धीरे धीरे वो इंसान है वो डेवलप होगा और एक इंसान है बच्चे से क्या हो जाएगा, वो परिपक्व हो जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे साइकिल को हम लोग हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो हम सबका प्रोसीजर यही रहा है, जन्म हुआ है, छोटे से लेकर हम लोग बड़े हुए हैं, पूरा का पूरा शरीर हमारा डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 9 सिस्टम बने हुए हैं। कितने सिस्टम बने हुए हैं? टोटल 9 सिस्टम बने हुए हैं। इन 9 सिस्टम के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये 9 सिस्टम जिस इंसान के समझ में आ गए ना, याद कर लेना, 90% जूलॉजी उसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये 9 सिस्टम है कौन कौन से, शुरू से बताने की कोशिश करूँगा। आज हम लोग भूखे नहीं रह सकते, हमें भूख लगती है और हम लोग जैसे ही रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद हमारे मन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि जो खाना मैंने खाया है वो बढ़िया तरीके से मेरा डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, वो खाना मेरा अच्छी तरीके से पच जाना चाहिए, यस या नो। तो उस खाए हुए खाने को पचाने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो खाने की प्रोसीजर से लेकर उस भोजन को एग्जिट करने तक के प्रोसेस के लिए हमारे मानव शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो उस खाने को पचाएगा, जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको बाहर निकाल देगा और जो डाइजेस्टिव फूड है उसको हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन के रूप में क्या देगा, उसको ऐड कर देगा। तो उस खाए हुए खाने को पचाने के लिए हमारे पास ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम है जिसका क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझ में आता है? फिर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा हूँ तो जिंदा रहने के लिए सांस का होना जरूरी है, यस या नो। मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो मेरे ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चल रहा है। आज अगर मैं अपने नाकों को बंद कर लूँ तो बताओ 1-2 सेकंड के बाद में मैं अपने मुंह को खोल लूँगा क्या? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सांस चाहिए। मुंह भी अगर बंद है तो मुझे बताओ क्या मैं जिंदा रह पाऊँगा क्या? नहीं रह पाऊँगा। तो नाक है, नोज है, वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर कंसिडर किया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो श्वसन की प्रक्रिया को कंटिन्यूटी के साथ कंसिडर करने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी में सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र पचाएगा, श्वसन तंत्र हमें जिंदा रखेगा, हमें सांस लेने के लिए काम करेगा। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग ब्लड। क्या बताओ हमारे शरीर के अंदर ब्लड है क्या, यस या नो? छोटे छोटे अपने पास वेन्स है, अपने पास आर्टरीज है, धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो प्योर ब्लड को लेकर जाएगी, इम्प्योर ब्लड को हटाएगी। किडनी है वो डायलिसिस प्रोसेस होगा, ब्लड को फिल्टर करेगी। बहुत सारे प्रोसीजर है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वर्क और फंक्शंस करते रहते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट एक एनर्जी देने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड है। उस ब्लड के लिए अलग अलग ब्लड ग्रुप बना रखे हैं ताकि सभी लोगों के अंदर सिमिलर ब्लड है वो नहीं आ सके। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ह्यूमन हार्ट है, इसको अगर ब्लड की सप्लाई नहीं मिले तो कभी भी ह्यूमन का हार्ट है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। जिस भी इंसान के अगर हार्ट अटैक आता है या दिल का दौरा पड़ता है तो उसके पीछे रीज़न एक ही है कि उसके हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे किसके अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक होता है ब्लड और एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है पूरा का पूरा सर्कुलेट करना, कि ब्लड तो है लेकिन उस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है, सर्कुलेशन पूरा का पूरा घुमाया जा रहा है। उसके लिए बनाया गया है क्या, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसेबल जो अपने पास पार्ट है दैट इज़ ब्रेन। अगर ये मस्तिष्क तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये काम नहीं करेगा ना, तो तुम्हारा मानव रूप में आना पूरी तरीके से क्या है, व्यर्थ है। बहुत सारे ऐसे लोग अपन देखते हैं जो भगवान की कृपा से उनका प्रॉपर तरीके से जो जीवन है वो नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं कोई डिसेबिलिटीज़ उनके अंदर आ जाती है और वो सही गलत की पहचान बड़ी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उनको देखकर थोड़ा सा हमारे मन में भाव आ जाता है कि यार ये इंसान तो है लेकिन वो इंसान का जो रूप है असली है वो उसको पूरी तरीके से नहीं जी पा रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन है वही हमें सेंस करवाता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है।
आज तुम लोग पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम में आने वाली है वो कौन है? दिमाग। इस दिमाग को जितना खाली रखोगे और जो काम की चीज़ है वो अगर इसके अंदर स्टोर करके रखोगे ना, तो ही ये दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। रिलेट करना हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, हर एक पर्सन की लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा ही आएगा लाइफ में जहाँ तुम लोग डिप्रेशन के अंदर आ जाते हो, ओवर थिंकिंग वाले जोन में आ जाते हो, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इंसान है ना वो डिप्रेस हो जाता है। अभी IPL चल गई, मुझे पता है सब लोग 8 बजे लगते ही वो मोबाइल को रख देते होंगे और बढ़िया तरीके से इधर रोटियां बन रही है, इधर सब्जी बन रही है, उधर चौके छक्के लग रहे हैं। गलती से अगर तुम्हारा फेवरेट प्लेयर अगर नहीं चलता है ना तो तुम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। और अगर गलती से उस टाइम कोई तुम्हारा मित्र अगर फ़ोन करके तुम्हें बोल देना कि देख तेरा प्लेयर तो आउट हो गया, तो उससे वो लड़ने लग जाते हो तुम लोग। तो मुझे बताओ हम लोग इंसान के रूप में क्या ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ी आए हैं? यस या नो? इस चीज़ को तुम लोग जेनुअली अगर तुम लोग रिलेट करो तो एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ? यस या नो? उस घर से इतनी दूर अगर मैं यहाँ पे आके पड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन चौके छक्कों को देखने के लिए, इसके लिए मैं घर वालों से 8-10 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। कभी सोचा है तुम्हें क्या मिल जाएगा? खुशी। तो खुश रहने के लिए एक वही थोड़ी जरिया है, वो तो 1.5 महीने के लिए चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है साल भर में फिर तुम लोग खुशी नहीं रह पाओगे। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश किया करो, इस ब्रेन को बिल्कुल फ्री रखा करो। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। तो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे अपन, नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतस्रावी ग्रंथियाँ। आज हम लोग किसी को भी देखकर हमारे मन के अंदर फीलिंग्स आती है, भाव आते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, कोई चीज़ हमें बुरी लग रही है, किसी को देखकर प्यार आ रहा है, किसी को देखकर गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर कौन जनरेट करेगा? हार्मोन्स जनरेट करेंगे। यस या नो? और ये हार्मोन्स की भी एक लिमिटेशन होती है, एक टाइम तक ये हार्मोन्स है वो तुम्हारे शरीर के अंदर जनरेट होंगे। उसके बाद में धीरे धीरे वो हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाया गया है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतस्रावी तंत्र। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम की यानी उत्सर्जन तंत्र की। हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं एनर्जी मिलती है। किसी किसी का शरीर पतला होता है, किसी किसी का शरीर मोटा होता है, किसी किसी की जो स्किन है वो थोड़ी फेट वाली होती है, चर्बी वाली होती है, किसी के पसीना ज़्यादा आता है, किसी बॉडी से मलमूत्र का निकलना, पसीने का निकलना, ये सारे के सारे इन चीज़ों को जो हमारे शरीर से उत्सर्जित होता है इसके लिए एक सिस्टम बना रखा है अलग से, जिसका नाम दिया गया है क्या? एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। जो हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। आज भी तुम लोग किसी बड़े बुजुर्ग से अगर देखते हो जो शरीर में कद काठी में अच्छा खासा है, वो हमेशा तुम्हें एक ही चीज़ का सजेशन देगा कि बेटा हरी सब्जी खा और बढ़िया मेहनत कर, शरीर से जितना पसीना बाहर आएगा ना उतनी तेरे लिए बीमारियां है वो कम होती है, ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन आजकल हमारे शरीर में पसीना नहीं आना चाहिए, हमें तो बढ़िया पंखे और एसी की हवा चाहिए। ऐसा आजकल ह्यूमन का नेचर हो गया है। तो जितना हमारे शरीर से गंदगी निकलेगी वो गंदगी कहीं ना कहीं मलमूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके लिए बनाया गया है क्या? एक्सक्रेटरी सिस्टम। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसका होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में? इस लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आज इस पृथ्वी पर अगर प्रजनन होना बंद हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या आगे ये पृथ्वी आगे डेवलप हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। इसीलिए पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 9 टाइप के हमारे क्या बने हुए हैं? सिस्टम बने हुए हैं। इन 9 सिस्टम को बड़े बेहतरीन तरीके से विद डायग्राम के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, देखो चाहे तुमने आज से पहले कहीं भी पढ़ा हो या लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो या पहले कहीं से भी पढ़ के आए हो, मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट जीरो है। मैं हमेशा उसी लेवल से स्टार्ट करूँगा कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। एक बार मेरे से ये सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ के देखो, इस रेलवे एग्जामिनेशन में तुम्हें एक राई के दाने जितना भी समस्या नहीं आने दूंगा। तुम जब भी पेपर देने जाओगे ना, मेरा पूरा कंटेंट याद करके जाओ, उसके बाद तुम लोग भी कॉन्फिडेंट रहोगे। चाहे कट ऑफ कितनी भी जा रही हो, सिलेक्शन तुम्हारा 100% होगा। उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स है वो लगाने पड़ेंगे। मेरी मेहनत मैं करता हूँ और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इस ह्यूमन सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम।
चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर जिसको अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं सुंदर हूँ, तो उसके लिए एक ही बात है कि बाहर से सुंदरता नहीं देखी जाती, अंदर से सब लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा ही नज़र आता है हमें। आज अगर तुम लोग अपने आप को अंदर झाँक कर अगर देखने की कोशिश करते हो तो यही सिर्फ और सिर्फ हड्डी और कंकाल का ढांचा है। इसके अलावा हमारे इस शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक चमड़ी है, एक स्किन है जो हमारे शरीर को कवर करके रखती है और आउटर प्रोटेक्शन हमें देती है। अब बड़े ध्यान से समझोगे हर एक चीज़ को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये है हमारे पास माउथ। क्या है? माउथ यानी ये हमारे पास फेरिंग्स, ये है हमारे पास योला, चलो ये पूरे के पूरे अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इस पूरे के पूरे पाचन तंत्र के अंदर एक एलिमेंट्री कैनल होती है, एक आहार नाल होती है। क्या होती है? आहार नाल, जिसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री कैनल। इस आहार नाल की लेंथ पूछा जाता है, इस आहार नाल की लेंथ होती है 32 फीट या 8 से 10 मीटर। एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 9 मीटर। कभी कभार तुम्हें एक तो रेंज देकर क्वेश्चन पूछा जाता है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 या 5 से 6, तब तो राइट आंसर क्या होगा? 8 से 10। अगर एग्जैक्टली डिजिट दे 7, 8, 9, 10 तो फिर क्या टिक करना है? 9। और अगर फिट में आंसर दे रखा हो 28, 27, 32 या 34 तो फिर क्या टिक करना है तुम्हें? 32। याद तीनों की तीनों होनी चाहिए। एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है कि आहार नाल एक हिस्सा है किसका? पाचन तंत्र का। पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। तुम लोग ये चीज़ सोचो कि खाना खाने के लिए सबसे पहले क्या खोलना पड़ता है? मुख। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तब तक बताओ क्या हमारे पेट के अंदर भोजन जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाने चाहिए कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी? मुख से, और जाकर कहाँ पर खत्म होगी? ये रेक्टम यानी मलाशय पर।
तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ पर जाकर खत्म होती है। तो माउथ से ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और रेक्टम पर जाकर ये खत्म होता है, मलाशय पर जाकर ये खत्म हो जाएगा। वही अपन बात करते हैं मुख की। तो मुख के अंदर सबसे पहले हमें नजर आते हैं लिप्स यानी होठ, और होठों का काम तो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्या काम आता है होठों का, चलो बता दो मुझे। अरे बताओ भाई। सिर्फ और सिर्फ मुंह को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं कौन है? होठ। बाकी तो तुम लोग समझदार हो ही, इसीलिए मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि अपने इस मस्तिष्क को क्या रखो, खाली रखो, ताकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम है वो बढ़िया तरीके से काम कर सके। होठ है वो दो होते हैं, एक अपर लिप्स और एक लोअर लिप्स। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक मांसपेशीय संरचना होती है जो सिर्फ और सिर्फ मुंह को खोलने और बंद करने में मदद करती है। जैसे ही होठों से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो बताओ क्या नजर आते हैं हमें? दांत यानी टीथ। दांत चार प्रकार के होते हैं, एक काटने का काम करेगा, एक चीरने फाड़ने का काम करेगा, और दो दांत है वो भोजन को चबाने के काम करेंगे। दांतों की कुल संख्या पता होगी सबको, कितनी होती है? टोटल 32। दांत भी दो प्रकार के होते हैं, डाइफोडेंट सिस्टम होता है, द्विबार दंती व्यवस्था होती है। मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। एक दूध के दांत आते हैं और एक परमानेंट यानी स्थायी दांत आते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेंडमली कि मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 22। अब कोई ये रिसर्च करने नहीं बैठेगा कि मैं मच्छर को पकड़कर उसके 22 दांत गिनूंगा ही गिनूंगा। बस याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाए तो टिक करना है तुम्हें कितना? 22। और परमानेंट जो दांत है वो हमें पता ही होगा, क्योंकि हमने बहुत बार गुस्से गुस्से में बोला होगा कि जबान संभाल के बात कर वरना तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। तो बताओ टोटल परमानेंट जो दांत है वो कितने होते हैं अपने पास? 32 यानी 32। 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके बारे में हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद करते हैं, जैसे ही दांतों से अंदर की तरफ जाते हैं तो फिर कौन आती है? जीभ। और जीभ का मेन काम क्या है? स्वाद का पता लगाना। किसका पता लगाना? स्वाद। टेस्ट बर्ड्स होते हैं जीभ के अंदर, नमकीन, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, ये सारे के सारे जो टेस्ट अपने को पता चलता है वो किसके थ्रू पता चल सकता है? जीभ के द्वारा। जीभ भोजन को निगलने के अंदर भी मदद करती है। जैसे अपन भोजन को चबा लेते हैं, यहाँ जीभ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ, जो उस भोजन को चिपचिपा बनाती है और उस भोजन को निगलने में मदद करती है। और मैंने बताया होगा तुम लोगों को लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में कभी चीज़ें बताई थी क्या मैंने तुम लोगों को? नहीं बताई? चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही जीभ है तो जीभ के आगे यहाँ पर एक घंटी जैसा स्ट्रक्चर तुम लोगों को नजर आता होगा, यस या नो? यहाँ तालवे पे यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं उसको बोला जाता है योला। क्या बोला जाता है? योला। अब बहुत बार लोगों के लिए तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सोते हैं ना तो वो इतनी जोर जोर से खर्राटे लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे पास में कोई महिंद्रा का ट्रैक्टर चल रहा है, यस या नो? और वो गाड़ी चलती रहती है उनकी, कभी चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर चलेगी फिर बंद हो जाएगी। और पास में सोने वाला इतना परेशान हो जाता है, फिर हम लोग पकड़ कर उसकी नाक बंद करते हैं कि यार रुक जा, अब तो माइलेज तेरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आज। फिर हम लोग उसको सुबह उठते ही बोल देते हैं कि यार तू बहुत ज़्यादा तेज खर्राटे लेते हैं। अब दुनिया इतनी शरीफ है वो कभी मानती भी नहीं है कि नहीं यार मैं तो नहीं लेता खर्राटे। तो कहीं ना कहीं ये जो खर्राटे लेते हैं, इस खर्राटे लेने के पीछे रीज़न क्या है? ये जो योला है, इस योला की लेंथ बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब इस योला की लंबाई को काटकर छोटा भी किया जा सकता है। जिस इंसान के अंदर, अरे सुन लो रे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। बस डिस्टरबेंस मत किया करो मेरे को, जो चीज़ मैं बोलूँ ना उसको बोलने दिया करो और तुम लोग बस सुन लिया करो उस चीज़ को। क्लियर है? ये जो योला है अगर जिसमें इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो देखो समस्या क्या आती है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस नाक से आएगा, नाक से आते हुए भी बताओ सांस क्या गले से होते हुए जाएगा क्या? तो हवा जाएगी, हवा जाकर और इस योला से टकराएगी, टकराने के बाद एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी को नाम दिया गया है क्या? खर्राटे। तो याद रखना वो व्यक्ति ज़्यादा तेज खर्राटे लेता है जिसका सोते टाइम मुंह है ना ऐसे खुला रहता है। फिर चाहे कोई मक्खी मच्छर जाके अंदर पूरे ब्रह्मांड की सैर करके आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और वो इंसान ज़्यादा तेज खर्राटे लेगा जिसका सोते टाइम मुंह खुला रहता है। जो सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस ले रहा है या नाक से सांस छोड़ रहा है उसके खर्राटे आएंगे, लेकिन उसका साउंड है वो थोड़ा कम आता है। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो खर्राटों की वजह से टूट जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये आम समस्या नहीं है। अगर जिस किसी के साथ भी ऐसी समस्या है तो वो अपने योला की लंबाई को क्या करवा ले, छोटा करवा ले। आई क्या बात समझ में? फिर इस योला से आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास फेरिंग्स, अब चुपचाप इधर सुनो। फेरिंग्स ग्रसनी का क्या काम होता है? ग्रसनी, जैसे ही हम लोग भोजन निगलते हैं तो ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी से होते हुए भोजन किधर की तरफ आता है? नीचे ग्रासनाल की तरफ आता है। किधर की तरफ आएगा? नीचे ग्रासनाल। इस डायग्राम को समझ लो। थ्योरी तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं ना थ्योरी रटने लग जाते हैं पाचन तंत्र की। अरे मेन तो यही है अंदर से पूरा का पूरा सिस्टम। इस डायग्राम के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को तुम लोग समझ लो, उसके फंक्शन समझ लो। तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो फेरिंग्स का क्या काम है, अब इस चीज को प्रैक्टिकली रियलाइज करो। भोजन खा रहा हूँ, भोजन जैसे ही गले के नीचे जा रहा है तो समझ जाना कि ये किसका काम है? फेरिंग्स का काम है। अब दिन में 2 या 3 बार तो भोजन खाते ही होंगे, तो बताओ 2-3 बार के अंदर क्या पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रिवाइज नहीं कर सकते क्या हम लोग? यहाँ से भोजन आएगा, मुख से भोजन खाएंगे और फेरिंग्स इस भोजन को किधर की तरफ ले आएगी? यहाँ पर। अब मुझे बताओ यहाँ से 2 रास्ते हैं क्या? और जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं कि भाई एक रास्ता दाई तरफ मुड़ रहा है, एक तरफ सीधा आ रहा है, बता मुझे किस तरफ आना है, पूछते हैं अपन। तो यहाँ पर एक चौकीदार बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है यहाँ पर? एक चौकीदार। और इस चौकीदार का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। अब चौकीदार ऐसा इंसान रहता है कि अगर तुम लोग उसे प्रेम से बोलोगे ना तब तो वो तुम्हें हर एक डायरेक्शन बता देगा, और अगर उसको परेशान कर दिया ना तो वो तुम्हें हमेशा गलत डायरेक्शन बता देगा। जैसे या नो कि तू मुझे परेशान कर रहा है तो फिर तू भी परेशान हो जा। तो इस एपिग्लोटिस का क्या काम है? ये एपिग्लोटिस एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, उत्तकों का एक ढक्कन होता है जो हमारे इस फेरिंग्स और इस एसोफेगस के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब देखो भोजन यहाँ आएगा तो इस एपिग्लोटिस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे मस्तिष्क से। इस एपिग्लोटिस है ना, ये हमें सेंस करवाता है कि कौन सी चीज़ किधर जानी है। मुझे बताओ अगर भोजन इधर चला गया श्वास नली के अंदर तो हम तो मर जाएंगे। यस या नो? सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि सांस नली के अंदर तो भोजन भर गया। अब सांस कैसे अंदर आएगी, कैसे बाहर जाएगी? अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस एपिग्लोटिस को फ्री रखना, इस एपिग्लोटिस को डिस्टर्ब नहीं करना। इस एपिग्लोटिस का काम यही है कि जैसे ही भोजन आ रहा है ये एपिग्लोटिस चुपचाप आकर इधर की तरफ खड़ा हो जाएगा और इधर आकर गेट बंद कर देगा, ये श्वास नली का। तो मुझे बताओ श्वास नली का गेट बंद कर दिया तो भोजन अब सीधा का सीधा आगे की तरफ पहुंच जाएगा क्या? यही तो काम है किसका? एपिग्लोटिस का। इसीलिए बचपन से हमें बड़े बुजुर्ग घर वाले यही सिखाते हैं कि बेटा खाना खाते टाइम हंसना नहीं है और बात नहीं करना, फोकस किस पे होना चाहिए? खाने पे। बट हम तो ह्यूमन है ना, हमने तो वो चीज़ें कभी सोची नहीं। हमारे मन में तो खाना खाते टाइम भी यही आता है कि 3 साल से साथ था मैं उसके, आखिरकार क्या बिगाड़ा मैंने उसका, फिर भी चली गई। यस या नो? तो मुझे बताओ ये एपिग्लोटिस परेशान हो जाएगा क्या बेचारा? ये एपिग्लोटिस क्या सोचेगा कि तू तो परेशान है, मुझे और परेशान कर रहा है, और मुझे परेशान करेगा तो मैं तुझे भी परेशान करूंगा। तो ये एपिग्लोटिस, अगर तुम लोग खाना खाते टाइम तुम्हारे माइंड में अगर ओवर थिंक आ रहा है या तुम लोग अदर चीज़ें सोच रहे हो ना तो तुम्हारे हिचकी चलना स्टार्ट हो जाती है। यस या नो? उसके पीछे रीज़न क्या है? ये एपिग्लोटिस इधर की जगह इधर आके और गेट को बंद कर देता है। तो मुझे बताओ अब भोजन है वो किधर की तरफ पहुंच जाएगा? इस ट्रेकिया में पहुंच जाएगा, श्वास नली में। और श्वास नली में अगर भोजन पहुंच गया तो ऑन द स्पॉट तुम्हारी मौत हो सकती है भाई साहब। अब जैसे ही श्वास नली में भोजन चला गया तो अपने हिचकी चलना स्टार्ट हो जाती है। अब वो चीज़ भी तुम्हारे मन से निकाल देना कि जब भी हमारे हिचकी चलती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है। तो तुम लोग इतने नालायक हो कि कोई तुम्हें याद करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। अब पता चला ना हकीकत में कि हिचकी क्यों आती है? जब हम किसी को याद करते हैं, कोई हमें याद नहीं करता, हम किसी को याद करते हैं। हमारे मन में अगर किसी के प्रति विचार चल रहा है तब जाकर हमारे क्या आती है? हिचकी। अब पानी पियोगे तो पानी पीने का मतलब है इस ट्रेकिया के इधर डायफ्राम लगा होता है जो हमारे शरीर का एक बॉडी गार्ड का काम करता है, बहादुर का काम करता है। डायफ्राम हमारे इन फेफड़ों के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर लगा होता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं ये डायफ्राम थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, पूरी की पूरी वायु को आने देता है,
और फिर नीचे से एक बल लगाकर एक धक्का देता है ऊपर की तरफ, ताकि हम लोग बड़ी आसानी से सांस को छोड़ सके। अब तुमने देखा होगा, अगर हम लोग बहुत तेज तेज तरीके से अगर खाना खाते हैं, मिर्च मसालेदार भोजन खाते हैं, तो कभी कभार खाना हमारे नाकों से बाहर आने की कोशिश करता है और पूरे के पूरे नाकों के अंदर हमारे जलन लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है क्योंकि वो खाना कहाँ पर फंस चुका है, तुम्हारे श्वास नली में। और डायफ्राम ये देखता है कि पूरा का पूरा जोर लगाता है नीचे से और ऊपर एक प्रेशर के साथ हवा फेंकता है ताकि वो पूरा खाना बाहर आ जाए। यस या नो? तो ये जो डायफ्राम है ये बहुत ज़्यादा मदद करता है किसके अंदर? रेस्पिरेशन सिस्टम में। बताओ एपिग्लोटिस का मतलब समझ में आ गया क्या? अभी इन शब्दों को ऐसे याद करना है। एपिग्लोटिस जब भी आ जाए दिमाग में एक ही चीज़ याद आनी है कि ये चौकीदार है, और चौकीदार का क्या काम? भोजन को कहाँ जाने से रोकेगा? ये श्वास नली में। अब ये लैंग्वेज पता है कैसे बना के क्वेश्चन पूछा जाता है? पाचन तंत्र में भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कौन सा अंग रोकता है? अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बताओ क्या कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? कौन रोकेगा इसको? एपिग्लोटिस। चलो एपिग्लोटिस ने अपन ने मान लिया कि एपिग्लोटिस ने यहाँ पर क्या लगा दिया है? गेट बंद कर दिया है। किसका? इस पूरे के पूरे श्वास नली का। कि ये एपिग्लोटिस था, इसने यहाँ पर गेट बंद किया। तो मुझे बताओ भोजन अब इधर की तरफ आ गया क्या? अब देखो ग्रसनी से भोजन यहाँ तो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन इस एपिग्लोटिस के बाद में भोजन है ना यहाँ पर धीरे 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 आना स्टार्ट होगा। कहाँ पर आना स्टार्ट होगा? धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा भोजन, और धीरे धीरे भोजन आकर और किधर की तरफ घूम जाएगा? ये आमाशय की तरफ। अब इस वाले सेक्शन का, इस एपिग्लोटिस से लेकर और आमाशय के बीच में ये एक 25 सेंटीमीटर की नली होती है। कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन पूछा गया है एपिग्लोटिस की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली की लंबाई कितनी है? टोटल 25 सेंटीमीटर लेंथ तक इसकी, इस ग्रास नली की। अब इस ग्रास नली का, इस पूरे के पूरे पाचन तंत्र का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है एसोफेगस, जहां पर कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में छाप लो। ये रेलवे का इतिहास कहेगा, जब भी तुम्हारे पाचन तंत्र से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि पाचन तंत्र का वह अंग जहां पर कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। मुझे बताओ क्या यहाँ पर भोजन पचा? क्या नहीं पचा? मुंह है, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ग्रसनी है, उसको लसलसा बनाकर और नीचे की तरफ ले आई, लेकिन यहाँ पर कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रास नली के द्वारा भोजन धीरे 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 कहाँ पहुंच जाता है? इस आमाशय में पहुंच जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली में भोजन जो पहुंचता है ना, उसकी गति पूछी जाती है कि किस प्रकार की गति से भोजन पहुंचता है। पानी है, उस पानी के पाइप को अगर मैं बीच में से दबा दूं तो बताओ वो पानी चारों तरफ फैल जाएगा क्या? यस या नो? जब हम लोग घर की सफाई करते हैं, किसी कॉर्नर को साफ करना रहता है तो आगे से पाइप को दबा देते हैं, एक प्रेशर के साथ पानी जाएगा फैलता हुआ। एक अपन उस पानी को ऐसा कैसा छोड़ देते तो बताओ वो पानी का बहाव एक साथ जाएगा क्या? तो यहाँ भोजन को नीचे आने के लिए अलग अलग प्रकार की गति होती है। इसको बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस, यानी क्रमांकुचन गति। इस शब्द को भी याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रास नली में भोजन किस गति से जाता हुआ आमाशय में पहुंचता है? क्रमांकुचन गति, पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस होता है। उस क्रमांकुचन गति का मतलब ऐसा होता है, बचपन में वो दिन याद करो जब बरसात के दिन होते थे, एक गिलास के अंदर गीली मिट्टी होती है, उस गिलास के अंदर मिट्टी को हम लोग दबा दबा के भर लेते थे और उस गिलास को उल्टा कर देते थे। फिर उस गिलास के ऊपर हम लोग ठोकने की कोशिश करते थे, तो बताओ वो मिट्टी धीरे धीरे निकल के आती थी क्या? सेम वैसे के वैसे ही धीरे 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 ये भोजन है वो निकलता हुआ और किधर की तरफ एंटर होगा? आमाशय में। तो बताओ मुंह से भोजन खाने के बाद क्या हम लोग आमाशय तक पहुंच गए क्या? यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी भी ऑर्गन के अंदर माउथ के अंदर स्टार्ट किया होठ के बाद दांत के बाद जीभ के बाद योला के बाद ग्रसनी के बाद एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस के बाद में कौन सा आ जाएगा अपने पास? एसोफेगस। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या? नींद आ रही है क्या? लास्ट आ तो रही है, थोड़ा एनर्जेटिक होके बैठ। अब असली काम आमाशय का ही है। अब याद रखना, भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक कहाँ पर पड़ा रहेगा? आमाशय के अंदर। कितने टाइम तक? 4 से 5 घंटे तक। कितने घंटे तक भोजन आमाशय में रहेगा? 4 से 5 घंटे तक। और इसके अंदर 3 से 4 लीटर भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। कितने लीटर? 3 से 4 लीटर तक इस आमाशय के अंदर भोजन को क्या कर सकता है? ये ग्रहण कर सकता है। अब तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो 2 रोटी खा गई उसका पेट भर जाता है। कोई है जो 5 रोटी खाता है और रोटी खाते ही तुमने देखा होगा कि उसका पेट बाहर आ जाता है।
और सुबह जैसे ही वो भोजन एग्जिट होता है वापस से उसका पेट थोड़ा अंदर आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है आमाशय का। किसका काम हो रहा है? आमाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। आमाशय फैलेगा और सिकुड़ेगा, फैलेगा और सिकुड़ेगा। फैलेगा क्यों? जितना तुम लोग उसके अंदर भोजन ठूसते जाओगे उतना ही वो अपना आकार बढ़ाता जाएगा। जितना तुम लोग उस भोजन को बाहर निकालते जाओगे वैसे वैसे उसका आकार थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा पाचन तंत्र में या मानव शरीर में सबसे पहले भोजन आकर कहाँ पर रुकता है? आमाशय के अंदर रुकता है। कितने घंटे के लिए भोजन रुकेगा? 4 से 5 घंटे के लिए। कितना टाइम अपन भोजन को स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर? 3 से 4 लीटर। अब मुझे एक चीज़ बताना, 4-5 घंटे तक वो जो अपन ने चबा चबा कर उस भोजन की लुगदी बना दी है, उस लुगदी को बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है? काइम। जो आमाशय में जो भोजन पहुंचता है उस लुगदी को क्या बोला जाता है? काइम। अब वो इतनी चबाई हुई, उसके अंदर लार है, उसके अंदर उस पूरे के पूरे भोजन का अपन ने कचुम्बर बना दिया है, वो काइम बन गई है। तो बताओ क्या उसके अंदर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है क्या? 4-5 घंटे तक वो लुगदी अगर पड़ी रहेगी तो क्या वो सड़ने लगेगी क्या? लेकिन इस आमाशय में प्रेजेंट रहता है HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl प्रेजेंट रहता है और ये HCl इस आमाशय को, इस आमाशय में जो भोजन होता है उस भोजन को सड़ने से क्या करता है? ये बचाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? HCl। कौन सा अम्ल? HCl। प्रकृति कैसी होती है इसकी? अम्लीय। कैसी प्रकृति होगी? एसिडिक। अब वो चीज समझाऊंगा कि लोगों के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, और बिना किसी दवाई के तुम लोग उस एसिडिटी को दूर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन खाते हैं, अपन बोलते हैं, कई लोगों की आदत है कि भैया पतासी खाने जा रहे हैं, उस पतासी के अंदर आधे से ज़्यादा डिब्बा है ना वो मिर्ची का ऐड करवा देती कि भैया और तीखा, भैया और तीखा। फिर अगले दिन पता चलता है उसका परिणाम कि और कितना तीखा आने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं, अगर तुम लोग ज़्यादा मिर्च मसालेदार अगर भोजन खा लेते हो तो ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन अब आमाशय में जाएगा। HCl पहले ही अम्लीय है और उन भोजनों के अंदर जो तुम लोग फास्ट फूड खाते हो उसके अंदर मिलाया जाता है तुम्हारे टार्ट्रिक, यस या नो, विनेगर, सोया सॉस, ये सारे के सारे सॉस ऐड होते हैं जो ऑलरेडी एसिडिक नेचर के होते हैं। उनके अंदर मिर्च मसाले डालने की जरूरत ही नहीं रहते, वो खुद ही इतने तेज होते हैं। तो वो चीज़ अगर तुम लोग खाते हो तो ये HCl की और भी ज़्यादा एसिडिटी है ना वो बढ़ जाती है, इसकी अम्लीयता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एसिडिक अगर HCl और भी ज़्यादा अगर एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, तो हमारे पेट पे आफरा आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पेट है ना वो ज़बरदस्ती फूलना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा, ना तुम्हें सांस प्रॉपर आ पाएगी ना तुम्हें सांस प्रॉपर जा पाएगी। तुम लोग ये छोले भटूरे खाते हो, इनके अंदर भी तो उनको फुलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या डाला जाता है, इनके अंदर भी एसिड ही तो मिलाया जाता है, यस या नो। वो जो मीठा सोडा होता है अपने पास वो डाल दिया जाता है, उससे चीज़ें क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो सोच समझ कर चीज़ें खाओ कि तुम लोग ये देखो, एक बेसन का पेस्ट है वो खमन इतना स्पंजी हो जाता है फूल के, यस या नो। अगर अपन वो चीज़ खा रहे हैं तो वो अपने पेट को और कितना फुला देगा भाई? फुला देगा नहीं फुला देगा? तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें अपने लिए एक लिमिटेशन के अगर साथ खाओ ना तो वो चीज़ ठीक है। अगर इस चीज़ का एडिक्ट अगर हो गए या चीज़ रेगुलेटरी में आ गई ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए क्या होने वाली है? हानिकारक। तो बताओ मुझे HCl कब अम्लीय हो जाएगा? जब हम लोग अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन खाने लगेंगे। अब हमारे शरीर में एसिडिटी हो गई है, इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब तुम लोग याद रखना, जब भी हमारे एसिडिटी हो जाती है तो कोई ना कोई हमें सजेस्ट कर देता है कि मेडिकल पे जाए या किसी दुकान पे जाए, एक इनो लेकर आ जाओ और वो इनो पी ले, क्यों फालतू परेशान हो रहा है, यस या नो। वो इनो काम सिर्फ 6 सेकंड में, यही बोला जाता है। तो मुझे बताओ, अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो हमें क्षारीय यानी एल्कलाइन ही कोई ना कोई चीज़ खानी पड़ेगी, कड़वी चीज़ कोई ना कोई खानी पड़ेगी, तभी तो जाकर उसकी अम्लीयता को क्या करेगा? वो बैलेंस करेगा।
अगर एक चीज़ बढ़ रही है, अगर इस चीज़ को अगर मैं इसको कम करना है तो यहाँ से इसके अपोजिशन वाली चीज़ दबानी पड़ेगी, तभी तो जाकर ये बैलेंस हो पाएगी। उस इनो के पैकेट में तुमने आज दिन तक नोटिस नहीं करा होगा, उस इनो के पैकेट में पीछे की तरफ घुमा के देख लेना, तुम्हें कहीं ना कहीं या तो MgOH का होल्ट वाइज दिख जाएगा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन से प्रकृति का? क्षारीय, यानी एल्कलाइन नेचर का होता है, जो इसकी एसिडिटी को धीरे धीरे क्या करेगा? कम करेगा और एक लेवल पर लाकर इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर है? अब पहले के टाइम में इनो नहीं चलता था, तो पहले के टाइम लोग क्या करते थे? नीम की जो छोटी छोटी कच्ची पत्तियाँ होती है ना, वो खा लेते थे। बताओ वो भी कड़वी होती है क्या? और ये जो क्षार है ये स्वाद के अंदर क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो वो भी तुम्हारी एसिडिटी को क्या करता है? बैलेंस करता है। बताओ इस एसोफेगस का काम कंप्लीट करके आमाशय का काम समझ में आता है क्या? अब अपन बात करते हैं वहाँ से जहाँ से मोस्ट ऑफ द केस में और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। इस डायग्राम में समझने की कोशिश करना कि आमाशय के कौन कौन से भाग अपन कंसिडर करेंगे। ये एक आमाशय मैं इधर से अलग से बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये चीज बताओ यही है क्या आमाशय पूरा का पूरा? बताओ मुझे, क्या यहाँ से ग्रास नली से भोजन होता हुआ अंदर आमाशय की तरफ जाएगा क्या? तो ग्रास नली यहाँ से आमाशय के साथ जुड़ी हुई है क्या? यस या नो? एक भाग तो ये हो गया। एक भाग क्या ये बीच वाला है क्या आमाशय का? और एक भाग यहाँ से आमाशय के साथ छोटी आंत जुड़ी हुई है, तो एक भाग ये हो गया क्या? पहला, दूसरा और तीसरा। इसको बोलते हैं अपन कार्डियक। कौन सा भाग बोलते हैं? कार्डियक। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट के जस्ट नीचे की तरफ होता है। हमारे हार्ट का जो अध्ययन होता है उसको अपन कार्डियोलॉजी कहते हैं। यस या नो? तो उसी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड इस शब्द को नाम दिया गया है क्या? कार्डियक भाग। वही अपन बोलते हैं 3rd नंबर का है, इसको बोलते हैं अपन पाइरोलस, जठर निर्गमी भाग। और ये जो दोनों के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपन फंडिस। क्या बोलते हैं अपन? फंडिस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से आमाशय का भाग कौन सा नहीं है। अब बताओ 3 नाम ये दे दिया, एक नाम अगर अलग से दे दिया तो बताओ क्या वो आंसर आ जाएगा क्या अपने पास? तो आमाशय के टोटल कितने भाग बताए हैं? 3। पहला भाग कौन सा? कार्डियक। दूसरा कौन सा? फंडिस। और तीसरा कौन सा? पाइलोरस यानी जठर निर्गमी भाग। अब इस आमाशय के अंदर HCl के अलावा इस आमाशय के अंदर जो अपन बात करते हैं एंजाइम, वो एंजाइम रिलीज होते हैं। और कितने एंजाइम रिलीज होंगे? 2 एंजाइम रिलीज होते हैं। अगर अपन बात करते हैं तो इस आमाशय से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस, जिसको अपन बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? और इस जठर रस के अंदर 2 एंजाइम होते हैं। एक तो होता है अपने पास पेप्सिन और एक होता है अपने पास रेनिन। एक कौन सा? पेप्सिन। और एक कौन सा हो जाएगा अपने पास? रेनिन। अब याद रखना पेप्सिन का क्या काम है और रेनिन का क्या काम है। पहले तो मुझे ये बताओ, परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? सारी चीज़ समझ में आ रही है ना? चलो बात करते हैं अपन पेप्सिन की। पेप्सिन का मतलब है कि मान लो एक भोजन का इतना बड़ा टुकड़ा है। क्या है? एक भोजन का इतना बड़ा टुकड़ा है। अब इस भोजन के टुकड़े को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। क्या कर देगा इसको? मुझे बताओ, एक बड़ा पत्थर है, अगर उसका पूरा का पूरा महीन चूर्ण बनाना है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पीसना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो अगर अपन भोजन का एक निवाला अगर खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए उस निवाले को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। इसीलिए तो हमें समझाया जाता है कि जितना चबा चबा के तुम लोग भोजन खाओगे उतना ही तुम्हारे पचने में क्या रहेगा? चीज़ें आसान रहेगा। तो ये पेप्सिन क्या करता है? इस प्रोटीन का विघटन कर देता है। प्रोटीन का विघटन का मतलब है प्रोटीन का डिकम्पोजिशन कर देता है, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब बताओ इन छोटे छोटे टुकड़ों को पीसना या इनको पचाना हमारे लिए थोड़ा आसान रहने वाला है क्या? यस या नो? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और पेप्टाइड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। तो प्रोटीन के ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको क्या नाम दिया गया है? पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम दिया है? पॉलीपेप्टाइड। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन कन्वर्ट कर देता है? ये पेप्सिन एंजाइम। यस या नो? फिर अपन बात करते हैं रेनिन। और ये रेनिन क्या काम करता है? ये दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। दूध को किस में बदलेगा? ये
दूध में कैल्शियम ही होता है, यस या नो? तो अगर अपन बात करते हैं तो दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये दही में कन्वर्ट कर देगा। दूध को दही में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि तुमने देखा होगा कि छोटा बच्चा दूध पीता है, 3-4 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या पिएगा, दूध। और कभी कभी हम लोग उसको खिलाते खिलाते उसके वोमिटिंग हो जाती है और वोमिटिंग के अंदर हमें दही जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो आखिरकार मुझे बताओ, खाना खाते ही, दूध पीते ही उसका दूध कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ, आमाशय में। इससे पहले तो कहीं स्टॉपेज ही नहीं है ना, स्टॉपेज पहला कहाँ पर है, आमाशय में। यहाँ पर अगर दूध स्टोर हो गया, दूध जैसे स्टोर हुआ तो ये रेनिन ने क्या किया, उस दूध को किस में बदल दिया, दही में। अब अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो वोमिटिंग के रूप में से क्या आ गया है, बाहर आ गया। तो बताओ दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदलेगा रे? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन बदलेगा, पेप्सिन। आमाशय में कितने एंजाइम, 2। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर मिलेगा अपने को, आमाशय के अंदर मिलेगा। बता दो, इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि आमाशय के बारे में। आमाशय के कितने भाग टोटल, 3 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिस और तीसरा पाइलरस यानी जठर निर्गमी भाग। HCl कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, आमाशय में। HCl किससे सुरक्षा करेगा, भोजन को सड़ने से रोकेगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा। कौन है, HCl। अगर ज़्यादा एसिड, अगर अपन मिर्च मसालेदार भोजन खा लेंगे तो शरीर में क्या हो जाएगी, एसिडिटी। और एसिडिटी का इलाज कौन सा अपने पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस। अब देखो, आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर नहीं होता, आमाशय के अंदर नहीं होता। हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, कहीं से कोई भी दूसरा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, बट याद रखना 100% चीज़ें कवर हो जाएगी तुम्हारी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर नहीं होता, आमाशय के अंदर नहीं होता। सबसे ज़्यादा समय तक भोजन कहाँ पर टिका रहेगा, आमाशय में। फैलने और सिकुड़ने की क्षमता किसके अंदर रहती है, आमाशय में। अब इधर देखने की कोशिश करोगे, ये आमाशय का काम खत्म हो गया क्या? और आमाशय का काम खत्म होने के बाद बताओ मुझे, अब भोजन है वो किधर की तरफ आ जाएगा, इसी छोटी आंत में। कहाँ पर आ जाएगा? अब याद रखना, छोटी आंत पाचन तंत्र का या आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण? नाम छोटी है लेकिन लंबाई में सबसे बड़ी है। क्या बोला है मैंने? नाम छोटी है लेकिन लंबाई में सबसे बड़ी है। इस आहार नाल के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों में लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? छोटी आंत की होने वाली है। टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी थी? 8 से 10 मीटर। इस 8 से 10 मीटर में 5 से 6 मीटर लंबी कौन होती है अपने पास? छोटी आंत। कौन होती है? अब इस छोटी आंत में बाहर की तरफ देखो, यहाँ पर वलय नुमा संरचना होती है, फिंगर जैसी। अगर मैं यहाँ पर एक फिंगर सेट करने की कोशिश करता हूँ तो बताओ क्या हमारे फिंगर के अंदर ये वलय नजर आ रही है क्या तुम्हें? ये अंगुली नुमा वलय हैं, इनको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा अंग है जिसके बाहर अंगुली नुमा वलय हमें नजर आता है, इनको बोला जाता है विलयी। क्या बोला जाता है? विलयी। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 99% बच्चे छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के पेपर में रेलवे के अंदर कि पाचन तंत्र का वह कौन सा अंग था या छोटी आंत के बाहर अंगुली नुमा संरचना जो हमें दिखाई देती है उसको किस नाम से जाना जाता है? विलयी के नाम से। अब देखो, ये छोटी आंत का प्रॉपर काम बताता हूँ कि छोटी आंत का प्रॉपर काम क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ, ये आमाशय से आकर क्या ये छोटी आंत घूम गई है क्या इधर? यस या नो? इस छोटी आंत के 3 भाग। कितने भाग है? 3। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा भाग, और ये वाला कौन सा? तीसरा भाग हो जाएगा। तो छोटी आंत का जो पहला भाग है इसको बोलते हैं अपन जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं अपन? ड्यूडेनम। दूसरा वाला है इसको बोलते हैं अपन जेजुनम, और तीसरा वाला इसको बोलते हैं अपन इलियम। बोलो यस या नो? तो 3 भाग होते हैं टोटल किसके? छोटी आंत के। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। अब देखो मुझे बताओ, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तो आमाशय तोड़ दिया था क्या? यस या नो? अब आमाशय से भोजन सबसे पहले किधर आएगा?
इस ड्यूडेनम में आएगा। किसके अंदर आएगा? ड्यूडेनम में। इस ड्यूडेनम के अंदर भोजन को पूरी तरीके से क्या कर लिया जाएगा? भर लिया जाएगा, यानी एक स्टोरेज का काम कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा पूरे के पूरे भोजन को। अब इस भोजन को धीरे धीरे फिर ये भोजन किधर की तरफ फैलेगा? जेजुनम में। बताओ, इधर से गाड़ी आएगी और किधर की तरफ चल जाएगी? जेजुनम में। इसको जगा दे, नींद आ रही है क्या? तो फिर भोजन पचेगा नहीं तेरा। ये जेजुनम क्या करता है? ये जेजुनम उन छोटे छोटे टुकड़े को फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा। फैलाने का मतलब है कि उनको और छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर तोड़ना। याद रखना, पाचन की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी कहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है? छोटी आंत में। अब यहाँ से दो वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है रेलवे के। पाचन की प्रक्रिया चालू कहाँ से हुई थी? मुंह से। और पाचन की प्रक्रिया आकर खत्म कहाँ पर हो रही है? जितना भोजन को हमारे शरीर में पचना रहता है वो कहाँ पर आकर पच जाता है? वो छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता है। अब जितना भोजन पचना रहेगा वो इस जेजुनम के अंदर पच जाएगा, और जो अपचित भोजन है, अनडाइजेस्टिव फूड है, वो किधर से होते हुए आगे निकल जाएगा? इसी इलियम से। और इलियम से आगे निकलते ही यहाँ पर लगी होती है क्या? बड़ी आंत। क्या लगी होती है? बड़ी आंत लगी होती है। फिर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि जितना भी भोजन को डाइजेस्ट होना रहता है कहाँ पर आकर डाइजेस्ट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट है जहाँ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह अंग जहाँ पर वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है वो अंग कौन सा हो जाएगा अपने पास? छोटी आंत। बताओ, क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में होता था? क्या नहीं होता था? बोला था अभी कि आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, लेकिन एकमात्र ऐसा अंग है छोटी आंत जहाँ पर तीनों का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी पचेगा, वसा, फैट भी पचेगा और तुम्हारा प्रोटीन भी पचेगा। जितना भोजन को पचना रहता है वो यहाँ पर आकर पच जाता है, इसके आगे कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर जो अपचित भोजन है वो किधर निकलेगा? इस बड़ी आंत से। अब बड़ी आंत क्या करती है? एक ही फंक्शन है बड़ी आंत का, जल का अवशोषण। अब मुझे बता दो, जो अपचित भोजन है वो लुगदी बन जाता है पूरी तरीके से, और अपन खाना खाने के बाद पानी पीते ही है तो वो पानी के अंदर घुला हुआ रहता है। बड़ी आंत क्या करती है? उसको दबाने की कोशिश करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। लौकी को उबालते हैं अपन, उबालने के बाद उस लौकी को दबाते हैं ताकि उसका पूरा का पूरा रस बाहर निकल जाए। जैसे ही उसको दबाते हैं तो बताओ वो लौकी पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है क्या? सूखी सूखी हो जाती है। अगर ये बड़ी आंत अच्छी तरीके से अगर जल का अवशोषण कर लेगी ना तो हमारे कब्ज की समस्या हो जाएगी। किसकी समस्या? कब्ज की। क्योंकि जो अपचित भोजन है उसको ऊपर जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, वो इधर भी जाने में दिक्कत आएगी और उस भोजन को बाहर एग्जिट करने में भी हमें समस्या आने वाली है। इस समस्या को बोला जाता है कब्ज की समस्या, यानी बड़ी आंत ने पूरा जोर लगा के उस पानी को क्या कर लिया? अवशोषित। जिसके भी कब्ज की समस्या हो जाए, भरपेट पानी पियो तुम लोग, लगातार हर 10 मिनट के अंदर एक एक गिलास पानी का सेवन करो, जीवन में कभी भी तुम्हारे कब्ज की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है? पानी की कमी से। पानी को एब्जॉर्ब किसने कर लिया? बड़ी आंत ने। बड़ी आंत के पास भरपूर मात्रा में तुम लोग पानी पहुँचाओ, तुम्हें कभी भी समस्या नहीं आएगी। यस या नो? और अगर इस बड़ी आंत ने उस पानी को अगर कम एब्जॉर्ब करा है तो बताओ उस भोजन के अंदर पानी घुला हुआ है क्या? और अगर उस भोजन में पानी अगर घुला हुआ रह जाता है तो हमारे लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त की समस्या आ जाती है। यस या नो? तो दोनों ही समस्या कहाँ से जनरेट होगी? हमारे बड़ी आंत से। बड़ी आंत से जो भोजन है वो घूमता फिरता कहाँ पर चल जाता है? मलाशय में, और मलाशय से होते हुए गुद्दा से हम भोजन को क्या कर देते हैं? एग्जिट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अब तक जितनी भी चीज़ें समझाई है, क्या सारी की सारी चीज़ें समझ में आती है क्या? यस। अब जो प्रॉपर ध्यान से हर एक चीज़ को अगर सुन रहा होगा, इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ रहा होगा, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको समझ में आया होगा। अब मुझे बताओ, इससे अलावा इससे ज़्यादा क्या तुम्हें कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नो ही तो डायग्राम रटने अपने को बायोलॉजी में। कौन सी बायोलॉजी की इतनी मोटी मोटी किताबें अपने को पढ़नी है, या कौन सा अपने को डॉक्टर बनना है? कोई सिस्टम नहीं होता। एक तरीका अलग होता है कि मैं किस तरीके से पढूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो किसकी? सिलेक्शन की। बता दो, कंप्लीट है क्या पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम? एक बार ये डायग्राम बना लो तुम लोग। चलो आज टाइम ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग कंसिडर करेंगे किसको? हिस्ट्री को। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम मत लेना। यस या नो? ये कल बनाएंगे हम लोग कंप्लीट साइंस वाले लेक्चर में।
जाना है या नहीं जाना? 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम मत लेना, ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक पढ़ रहे थे अपन, ये लिखवा दिए थे ना चारों के चारों।